छठा, गरम दल अतिवादी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 31। गरम दल के उदय के कारण बताइए। अथवा उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके जन्म के क्या कारण थे? अथवा उग्रवाद के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर: भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जिन उदारवादी राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमिक सुधार करना था और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों के प्रयोग में विश्वास करते थे। लेकिन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच के काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हुई जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के अपेक्षाकृत युवा वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया और संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना को जन्म दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही उग्र राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण: पहला, सन 1892 के सुधार कानून की अप्रायता। संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। लेकिन यह अधिनियम स्वयं में निहित कमियों और त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस या सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। अब कांग्रेस के अंदर तथा बाहर एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो क्रमिक परिवर्तन के स्थान पर आधारभूत परिवर्तन और प्रार्थना के मार्ग के स्थान पर आंदोलन के मार्ग को अपनाने पर जोर देने लगे। दूसरा, उदारवादियों की कार्य पद्धति से असंतोष। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के प्रारंभिक नेता लगातार 20 वर्षों तक अंग्रेज सरकार से स्मृति पत्रों के द्वारा मांग करते रहे, किंतु पूर्ति संभव न हो सकी। लगातार की असफलताओं ने इस विचार को जन्म दिया कि राजनीतिक भिक्षावृत्ति के मार्ग को छोड़ दिया जाए। भारतीय राजनीति में एक ऐसा वर्ग पनपने लगा जो संवैधानिक तरीकों में विश्वास नहीं करता था और अंग्रेज सरकार पर दबाव डाल के भारतीय जनता के लिए कुछ प्राप्त करने का इच्छुक था। तीसरा, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। लेकिन कालांतर में धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ही एक ऐसा वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित था और जिसका विश्वास विदेशी शासन की समाप्ति में था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो स्वामी विवेकानंद ने
1893 के शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विजय दुंदुभी बजाई थी और अरविंद घोष व तिलक आदि उग्र राष्ट्रवादी नेता धार्मिक पुनरुत्थान के ही परिणाम थे। चौथा, प्राकृतिक प्रकोप। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत के अभूतपूर्व प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना पड़ा। 1876 से 1900 तक के 25 वर्षों में भारत ने 18 अकाल पड़े। शासन का रुख कितना उपेक्षापूर्ण था, इसका परिणाम यह है कि जनता तो भूखे मर ही रही थी, किंतु शासन में रानी विक्टोरिया का जयंती उत्सव मनाने के लिए 1897 में ही दिल्ली में शानदार दरबार पर पानी की तरह धन लुटाया था। अकाल की यातना से अभी मुक्ति मिली भी नहीं थी कि मुंबई प्रांत के दक्षिणी भाग में भयंकर प्लेग फैल गया। अकाल का सामना करने में सरकार ने जितनी निष्क्रियता दिखाई थी, प्लेग का सामना करने में भी उतनी अधिक अविवेकपूर्ण और निर्दयी सक्रियता अपनाई गई। प्लेग कमिश्नर रैंड और सेना के द्वारा बीमारी वाले मकानों को जबरदस्ती गिराने और बीमारों के बिस्तरों और कपड़े चलाने, रसोई घर, पूजा घर और स्त्रियों के कमरे में घुस कर लोगों को घसीटने का मनमाना व्यवहार किया गया। पांचवा, आर्थिक असंतोष। लॉर्ड बेकन का यह कथन भारत के उग्र राष्ट्रवाद पर पूरी तरह तौर से लागू होता है कि अधिक दरिद्रता और अधिक असंतोष क्रांति का जन्म देता है। सरकार द्वारा निरंतर भारत विरोधी नीति अपनाई जा रही थी। शासन के द्वारा 1884 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त कर दिया गया, जिससे देशी सामान महंगा हो गया और विदेशी सामान सस्ते दामों पर बिकने लगा। दक्षिण संस्थाओं में वृद्धि के साथ साथ शिक्षित भारतीयों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी, लेकिन शासन द्वारा शिक्षित भारतीयों को उनकी योग्यता के अनुसार पद प्रदान नहीं किए जा रहे थे। इससे भी उनमें निराशा और तीव्र असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। छठा, जातीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। उग्र राष्ट्रवादिता के उदय का एक अन्य कारण था अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति अहंकार युक्त व्यवहार और अंगार भारतीय पत्रों का भारत विरोधी दृष्टिकोण और प्रचार। आंग्ल भारतीय समाचार पत्र भी भारतीयों के प्रति दुर्भावना से भरे थे। लाहौर के प्रकाशित अंगार भारतीय दैनिक दी सिविल एंड मिलिट्री गजट तो भारतीयों के बलबलाते बीए, वर्ण संकर बीए, गुलामदास जाति और कलंकी जाति जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करता था। इस अपमानजनक व्यवहार की भारतीयों में प्रतिक्रिया होना नितांत स्वाभाविक था। सातवां, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। ब्रिटिश उपनिवेशों विशेषकर नेपाल और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार असंतोष का एक अन्य कारण था। डॉक्टर B.S.
मुंजे ने कहा था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। भारतीयों के द्वारा यह अनुभव किया गया कि उनके साथ भारत की पराधीनता के कारण ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है और इसकी समाप्ति का एकमात्र उपाय भारत के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति है। 8वां, पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव। जब भारतीयों ने अंग्रेज भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से मेजिनी, बर्ग, गैरिबाल्डी और वाशिंगटन के स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले भाषण पढ़े, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध, आयरलैंड का संघर्ष, इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति का इतिहास पढ़ा तो वे स्वतंत्रता की ओर बढ़ और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपना लिया गया। 9वां, भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन। 1896 में एबिसिनिया द्वारा इटली को और 1904 से 1905 में जापान द्वारा रूस को पराजित किया गया। उन्होंने भारतीयों में यह विचार उत्पन्न किया कि ब्रिटेन के विरुद्ध स्वाधीनता के संघर्ष में सफलता प्राप्त की जा सकती है। पर्शिया, चीन, टर्की और आयरलैंड में इसी काल में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को और अधिक प्रोत्साहन किया। 10वां, बाल, लाल और पाल का नेतृत्व। उग्र राष्ट्रीयता के उदय में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल का नेतृत्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण था। ये नेता अटूट देशभक्त और ब्रिटिश शासन के कट्टर शत्रु थे। तिलक कहा करते थे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय ने अपने सशक्त वाणी से कहा, अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र हैं भी। अतः हमारा यह कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। इन नेताओं के भिक्षावृत्ति का मार्ग त्याग कर आंदोलन का मार्ग अपनाने पर जोर दिया। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अ, मुस्लिम लीग। ब, गोपाल कृष्ण गोखले। स, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उत्तर, अ, मुस्लिम लीग। बंगाल विभाजन ने हिंदू मुस्लिम अलगाव को बढ़ावा दिया तथा मुस्लिमों के पृथक राष्ट्रीय जाति की चेतना को बल मिला। उसके गंभीर राजनीतिक परिणाम शीघ्र ही सामने आ गए। जुलाई 1906 ईस्वी में नए भारत सचिव मौर्य ने ब्रिटिश संसद में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारतीय शासन में कुछ संवैधानिक परिवर्तन करने तथा उसके लिए देश की विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का विचार कर रही है। इससे मुस्लिमों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यदि भारत में लोकतांत्रिक सिद्धांत को लागू कर दिया गया तो मुस्लिमों के हितों को चोट पहुंचेगी। चूंकि वह अल्पसंख्यक थे, इसलिए यदि निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त रहे तो उनके चुने जाने की संभावना बहुत कम होगी। इसलिए उन्होंने अपनी चिंता तथा दृढ़ दृष्टिकोण
को सरकार के समक्ष रखने की योजना बनाई, जिसमें उन्हें उच्च अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग, प्रेरणा तथा मार्गदर्शन मिला। अक्टूबर 1906 ईस्वी में उनका एक डेपुटेशन गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिला, जिसका नेतृत्व आगा खां ने किया। डेपुटेशन में एक अभ्यावेदन मिंटो के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस घटना का विशेष महत्व इसलिए है कि इस अवसर पर भारतीय मुस्लिमों ने पहली बार मिलकर एक पृथक समुदाय के रूप में कार्य किया। उन्होंने मुख्य रूप से 5 चीज़ों की याचना की। पहला, उन्हें सैनिक एवं असैनिक सेवाओं तथा उच्च न्यायालयों में समुचित स्थान दिए जाए और नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा न की जाएं। दूसरा, नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों एवं विश्वविद्यालयों की संगठित टेटों तथा सीनेटों में उनके लिए स्थानों की गारंटी दी जाए। तीसरा, प्रांतीय विधान परिषदों में उन्हें स्थान उनकी संख्या के अनुपात में नहीं बल्कि उनके राजनीतिक महत्व के अनुरूप उससे अधिक दिए जाए तथा उन्हें अपने प्रतिनिधियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा चुनने का अधिकार दिया जाए। चौथा, केंद्रीय विधान परिषद में उन्हें पर्याप्त स्थान दिए जाएं, जिससे वह प्रभावहीन अल्पसंख्यक बनकर न रह जाए और उनके लिए भी पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। पांचवा, एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता दी जाए जो इस्लाम धर्म तथा बौद्धिक जीवन का केंद्र बन सके। मिंटो प्रतिनिधि मंडल के साथ आशा के से अधिक सहानुभूति प्रकट की और उसे आश्वासन दिया कि जिस किसी प्रशासनिक पुनर्गठन के साथ मेरा संबंध होगा, उसके द्वारा उनके राजनीतिक अधिकारों तथा सामुदायिक हितों की सुरक्षा की जाएगी। इस प्रकार मिंटो ने मुस्लिमों के एक वर्ग को कांग्रेस में सम्मिलित होने से रोक दिया और ब्रिटिश शासन को हिंदू मुस्लिम एकता के खतरे से बचा लिया। शिमला डेपुटेशन के तुरंत बाद मुस्लिम नेताओं ने अपना एक पृथक राजनीतिक संगठन बनाने का संकल्प लिया। इस काम में ढाका ने नवाब सलीमुल्लाह ने पहल की। दिसंबर 1905 ईस्वी के अंत में उसने मुस्लिम नेताओं को ढाका आमंत्रित किया। वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में उनका सम्मेलन हुआ। सलीमुल्लाह ने लीग की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो स्वीकार कर लिया गया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। उसके उद्देश्य इस प्रकार थे: पहला, मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति भावना को प्रोत्साहन देना। दूसरा, भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना। तथा तीसरा, अन्य समुदायों के प्रति शत्रुता की भावना के उदय को रोकना। इस प्रकार अंग्रेज राजनीतिज्ञ हिंदुओं और मुस्लिमों में फूट पैदा करने में सफल रहे। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण संगठन थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। यद्यपि कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, फिर भी उसका जनाधार अपेक्षाकृत चौड़ा था।
इसके विपरीत लीग अभिजनों की जमात थी और जमींदारों, अमीरों एवं जमींदारों तक सीमित थी। कांग्रेस की विचारधारा के मूल में देश की संपूर्ण जनता के संयुक्त हितों का आदर्श था, जबकि लीग विभिन्न धार्मिक समुदायों की पृथकता की धारणा पर आधारित थी। एक का दृष्टिकोण व्यापक था तथा दूसरे का संकीर्ण एवं सांप्रदायिक। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने पहला राजनीतिक अधिकारों के लिए और फिर पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इसके विपरीत लीग इस प्रयत्न में संलग्न रही कि देश में जो भी राजनीतिक परिवर्तन हो उनमें मुसलमानों के सांप्रदायिक हितों को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए। अंत में लीग धर्म के आधार पर देश का विभाजन करवाने में सफल रही। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में कोल्हापुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1884 ईस्वी में वह स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात महादेव गोविंद रानडे रूप में स्वीकार किया और अगले प्रायः 20 वर्ष तक वह उनकी संख्या में जुड़े रहे तथा फर्गुसन कॉलेज पूना में अध्यापक तथा बाद में प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहे। वह पूना सार्वजनिक सभा की त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी करते थे। राजनीति में गोखले का प्रवेश 1889 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ। उसी समय से वे कांग्रेस के स्थायी सदस्य बन गए और धीरे धीरे उसके एक प्रभावशाली नेता के रूप सामने आए। वह एक अच्छे वक्ता थे और कठोर विचारों को भी मीठे शब्दों में प्रकट कर सकते थे। वह कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेताओं में स्वीकार किए गए। 1902 ईस्वी में वह मुंबई संविधान परिषद के सदस्य बने और बाद में केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बने। वह एक लंबे समय तक अखिल भारतीय कांग्रेस के सह सचिव के पद पर कार्य करते रहे तथा 1905 ईस्वी में उनके बनारस अधिवेशन के अवसर पर उसके सभापति भी चुने गए। 1906 ईस्वी में वह ब्रिटेन गए और 1910 ईस्वी में पुनः केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य बने। यह विचार भी प्रकट किया गया कि 1909 ईस्वी के संवैधानिक सुधारों के लिए जाने में उनकी सलाह ली गई। 1912 से 1915 ईस्वी तक वह भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। गोखले सच्चे उदारवादी थे। उन्हें अंग्रेजों के न्याय में विश्वास था और वह यह समझते रहे कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ही भारत की उन्नति होती रहेगी तथा अंग्रेज यदि भारतीयों की समस्याओं के बारे में ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तो वे अवश्य ही उनका समाधान करेंगे। इसी कारण कांग्रेस के उग्र दल के नेताओं में उन्हें दुर्बल हृदय वाला सुधारवादी पुकारा। गोखले का विश्वास अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के लिए अच्छे साधनों के प्रयोग में था।
इसी कारण गांधी जी उनसे प्रभावित हुए और राजनीति में उन्होंने गोखले को अपना गुरु स्वीकार किया था। 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक साधनों द्वारा भारतीयों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना था। इस समाज की श्रीनिवास शास्त्री, जी.के. देवधर, N.S. जोशी तथा पंडित हृदयनाथ कुजरू जैसे समाज सेवकों ने तैयार किया। समाज सेवकों को तैयार किया। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक ब्राह्मण परिवार में 1856 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे गणित, संस्कृत तथा कानून के पंडित थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में बिताया। अपने विचारों तथा आदर्शों का प्रचार करने और जनता को शिक्षित एवं जागृत करने के लिए उन्होंने मराठी में केसरी तथा अंग्रेजी में मरहट्टा नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। 1889 ईस्वी में तिलक कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, किंतु वे मितवादियों की नीति और कार्यप्रणाली से सहमत नहीं थे। अतः उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी और मितवादी राजनीति का सूत्रपात किया। अंग्रेज लेखक वेलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनता में राजनीतिक चेतना तथा देश प्रेम जागृत करने के लिए उसके धार्मिक विश्वासों और प्रतीकों को साधन बनाया। उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव सार्वजनिक रूप से मनाना आरंभ किया। शिवाजी उत्सव का उद्देश्य स्पष्टतः राजनीतिक था। तिलक चाहते थे कि देश के युवक महान शिवाजी का अनुकरण करें और कटिबद्ध होकर देश की स्वाधीनता के संघर्ष में लग जाएं। 1897 ईस्वी में तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 1.5 वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो उग्र आंदोलन चला, उसने तिलक को अखिल भारत स्तर का नेता बना दिया। उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी के नाम से एक नया दल बना लिया। 1907 ईस्वी में जब सूरत में कांग्रेस का विघटन हुआ तो तिलक कांग्रेस से अलग हो गए। 1908 ईस्वी में उन पर पुनः मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष के कारावास के दंड देकर मांडले भेज दिया गया। 1914 ईस्वी में उन्हें कारागार से मुक्त किया गया। 1916 से 1917 ईस्वी में तिलक तथा एनी बेसेंट ने मिलकर आंदोलन चलाया। 1916 ईस्वी में अतिवादियों तथा मितवादियों में एक बार फिर एकता स्थापित हो गई और तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में तिलक का स्थान अत्यंत ऊंचा था। उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता था। देश में उन्हें लोकमान्य की उपाधि देकर उनके प्रति अपने कृतज्ञता प्रकट की।
प्रश्न 33। राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों के योगदान की समीक्षा कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों का योगदान। प्रारंभिक कांग्रेस के नेताओं ने जन जागृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया था। उन्होंने भारतीय जनता को विदेशी शासन की बुराइयां बताई थी और देशभक्ति की भावना का विकास किया था। उन्होंने शिक्षक भारतीयों को राजनीति के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया था। यह संगठित राजनीति का प्रथम चरण था। अंग्रेज शासकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी मांगों का उपहास किया। स्वाभाविक था कि स्वाभिमानी भारतीय इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जन जागृति। उदारवादियों ने भारतीय जनता को बताया कि उनकी निर्धनता का कारण ब्रिटिश शासन था और इस शासन का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था। अतः उग्रवादियों ने भारतीय जनता को स्पष्ट कर दिया कि भारत के अधिक आर्थिक विकास के लिए विदेशी शासन को हटाना आवश्यक था। बंगाल विभाजन के समय उन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा के द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था। उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का व्यवहारिक रूप भी प्रस्तुत किया था। त्याग संघर्ष की प्रेरणा। उदारवादी नेता कर्मठ संघर्षशील थे और उन्होंने भारतीय जनता का कुशल नेतृत्व किया। वस्तुतः 1892 के अधिनियम के बाद से भारतीय राजनीति में निराशा आने लगी थी। इस अधिनियम में तो उदारवादियों को भी निराश कर दिया था। इसके बाद लैंसडाल, एल्गिन द्वितीय और कर्जन ने जिस प्रकार की दमनात्मक नीतियां अपनाई थी और भारतीय जनता की उदारवादी नेतृत्व से निराश हो गए थे, भारतीय जनता भी उदारवादी नेतृत्व से परेशान हो गई थी। ऐसी स्थिति में तिलक, लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और ओजस्वी नेताओं ने भारतीय जनता में आशा का संचार किया। उनके त्याग और संघर्ष का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्पष्ट उद्देश्य एवं कार्यक्रम। उदारवादियों ने भारतीय जनता के समक्ष सुशासन का स्पष्ट लक्ष्य सामने रखा। उन्होंने सुधार की राजनीति या प्रशासन में भागीदारी को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के शासन का अत्याचारी स्वरूप सामने रखा और उसे अभिशाप बताया। वस्तुतः भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अब संघर्ष के द्वारा अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहता था। उग्रवादियों की असफलता। उग्रवादियों की राजनीति के दो चरण थे। प्रथम 1842 से 1907 तक वे उग्रवादियों के साथ थे। द्वितीय 1907 से 1909 तक जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से आंदोलन चलाने का प्रयास किया। इस थोड़े से समय में सरकार के दमन ने उनके आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार उग्रवादी आंदोलन को किसी महत्वपूर्ण परिणाम तक ले जाने में असफल हुए। उग्रवादियों की असफलता के
अन्य कारण भी थे। उनका आंदोलन नगरों के निम्न तथा मध्यम वर्गों से सीमित रहा। उन्होंने अपनी शक्ति का अधिकांश भाग उदारवादियों की आलोचना करना तथा संगठन पर कब्जा करने में व्यय कर दिया। इसके अतिरिक्त उदारवादियों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसका क्रियान्वयन भी वे ठीक से नहीं कर सके। यद्यपि ये कार्यक्रम सही थे। उदाहरण के लिए बहिष्कार को व्यापक बनाकर इसमें विदेशी अदालतें तथा शिक्षा संस्थाएं भी सम्मिलित की गई थीं, लेकिन इन पर अमल नहीं हो पाया। अंत में यह भी कहा जा सकता है कि उग्रवादी आंदोलन कुछ नेताओं जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन पाल, अरविंद घोष आदि पर निर्भर था। जब इन नेताओं का नेतृत्व नहीं प्राप्त हुआ, आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। उग्रवादियों की असफलता का एक कारण यह भी बताया गया है कि यह आंदोलन हिंदू पुनरुत्थानवादी और सांस्कृतिक नवजागरण का परिणाम था। इससे हिंदुओं में देशभक्ति का अपूर्ण जोश आया, लेकिन मुसलमान इससे उदासीन हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उग्र राष्ट्रीयता सामाजिक रूप से निश्चित रूप से प्रतिक्रियाशील थी। वस्तुतः यह प्रश्न मुस्लिम सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है, जो 1885 से ही राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक था और उस समय हिंदू पुनरुत्थानवादी प्रभाव कांग्रेस में नहीं था। फिर भी उदारवादियों की उपलब्धियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद स्थापित किया, आत्मत्याग के उदाहरण प्रस्तुत किए, आंदोलन को आम जनता तक ले गए। उनके आंदोलन में अंततः बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। ब्रिटिश सरकार को घोषणा करनी पड़ी कि भारत में उनका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था। प्रश्न क्रमांक 34, लघु उत्तरीय प्रश्न। बिपिन चंद्र पाल का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, अतिवादी आंदोलन के दूसरे महान नेता विपिन चंद्र पाल थे। उनका जन्म 1858 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। प्रारंभ में उन पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु आगे चलकर वे हिंदुत्व के रंग में रंग गए। बंगाल विभाजन को लेकर वे अतिवादी राजनीति में सम्मिलित हुए और लोकमान्य तिलक के प्रबल समर्थक बन गए। 1932 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। पाल उच्च कोटि के मौलिक विचारक थे। अतिवादी आंदोलन का दार्शनिक पक्ष उन्होंने अत्यंत गहराई के साथ प्रस्तुत किया। राजनीति, समाजशास्त्र, दर्शन, धर्म आदि अनेक क्षेत्रों में उनका चिंतन मौलिक एवं उच्च कोटि का था। उस युग में उनसे गंभीर हिंदू समाज शास्त्री और कोई नहीं था। व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति और समाज, राष्ट्रवाद, अंतरराष्ट्रवाद, स्वतंत्र भारत की रचना आदि विषयों पर उनका चिंतन अत्यंत गंभीर एवं मौलिक है। पाल ने सिखाया कि व्यक्ति और राष्ट्र के अधिकारों का स्रोत ईश्वर है। स्वतंत्रता हर व्यक्ति
एवं राष्ट्र का दैवीय अधिकार है। प्रश्न क्रमांक 35, उग्र राष्ट्र के उदय के प्रमुख 5 कारण लिखिए। उत्तर। प्रश्न 21 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, अतिवाद की उत्पत्ति का कारण निम्न में से कौन सा है? अ, जनता का आर्थिक शोषण, ब, फूट डालो शासन करो की नीति, ब, गांधी जी की प्रेरणा, द, विदेशी शिक्षा। इसका सही उत्तर है अ, जनता का आर्थिक शोषण। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से अतिवादी नेता कौन सा है? अ, महात्मा गांधी, ब, जवाहरलाल नेहरू, स, बाल गंगाधर तिलक, द, फिरोज शाह मेहता। और इसका सही उत्तर है स, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न क्रमांक 3, शिवाजी उत्सव का शुभारंभ भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में तिलक का एक स्मरणीय योगदान था। यह कथन किसका था? अ, महात्मा गांधी, ब, डॉक्टर R.C. मजुमदार, स, विपिन चंद्र पाल, द, लाला लाजपत राय। और इसका सही उत्तर है ब, डॉक्टर R.C. मजुमदार। चौथा, गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? अ, बाल गंगाधर तिलक, ब, लाला लाजपत राय, स, विपिन चंद्र पाल, द, महात्मा गांधी। और सही उत्तर है अ, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 5, अतिवादियों का उद्देश्य अ, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ब, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना, स, अंग्रेज शासन को सुदृढ़ बनाना, द, ये तीनों बातें असत्य हैं। और इसका सही उत्तर है अ, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। छठा प्रश्न, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये कथन किसका था? अ, सुभाष चंद्र बोस, ब, बाल गंगाधर तिलक, स, महात्मा गांधी, द, विपिन चंद्र पाल। इसका सही उत्तर है ब, बाल गंगाधर तिलक। 7वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अ, 1905 में, ब, 1907 में, स, 1906 में, द, 1908 में। और इसका सही उत्तर है स, 1906 में।